फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। आज हम इस टॉपिक में एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं। एक्सक्रीशन आपको पता है हमारी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, जिस प्रक्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं। और ये एक्सक्रीशन की जो प्रक्रिया है ये हमारा एक्सक्रीटरी आर्गन करता है। जो मेन आर्गन है किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर हमने किडनी और किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है उसके बारे में पहले हमें समझना होगा। तो हम जानते हैं कि हमारा किडनी जो है वो मेन एक्सक्रीटरी आर्गन है, जिसकी फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है। और नेफ्रॉन में हमारा ब्लड फिल्ट्रेट होता है और फिल्ट्रेट होकर के यूरिन का फॉर्मेशन करता है, और वही यूरिन हमारी बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। उस यूरिन में क्या क्या होता है, तो उस यूरिन में नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी को। अगर हम एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन की जो फिजियोलॉजी है उसमें दो पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा केमिकल पार्ट और एक हो जाएगा मैकेनिकल पार्ट। केमिकल पार्ट में क्या होगा, जैसे हमारी बॉडी में जो एक्सेस प्रोटीन है या एक्सेस अमीनो एसिड है, तो इस अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को निकाल करके और उससे अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाएगा। और जो अमोनिया होगा वो अमोनिया यूरिया साइकिल में इंटर करके यूरिया का फॉर्मेशन करेगा, तो जिसे हम केमिकल पार्ट कहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे केमिकल पार्ट में क्या क्या होता है। केमिकल पार्ट की बात करें तो केमिकल पार्ट इंक्लूड्स डीएमिनेशन एंड ऑर्निथीन साइकिल। अगर हम एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं तो उस फिजियोलॉजी में जो केमिकल पार्ट होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, डीएमिनेशन और ऑर्निथीन साइकिल होता है। अब हम बात कर लेते हैं डीएमिनेशन क्या है। डीएमिनेशन टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स स्पेशली इन द लीवर सेल्स। कहाँ पर होता है, स्पेशली लीवर सेल्स में डीएमिनेशन की प्रक्रिया होती है। और डीएमिनेशन इज ए प्रोसेस टू मेक यूज ऑफ एसेस, यहाँ पे एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड होना चाहिए, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स which cannot be incorporated into the protoplasm। यानी जो एक्सेस अमाउंट है अमीनो एसिड का जो प्रोटोप्लाज्म में पहुंच गया है, उस अमीनो एसिड को या उस अमीनो एसिड में जो अमीनो ग्रुप होता है उस अमीनो ग्रुप से क्या बनाया जाएगा, अमोनिया। यहाँ पर आप देखते हैं डीएमिनेशन दो तरह का होता है। यहाँ पर होता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन और हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में क्या होता है, दो एलेनिन क्या होता है, अमीनो एसिड ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्सीडेज एंजाइम की सहायता से दो मॉलिक्यूल किसका बना लेता है, अमोनिया का, और दो क्या बन जाता है, पार्बिक एसिड बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बन गया, अमोनिया का निर्माण हो गया। किससे बना ये, तो यहाँ पर आप देखते हैं अमीनो एसिड से, तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं ग्लूटामिक एसिड, यानी हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन में देखते हैं ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पर वाटर कंबाइन होगा। ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और यहाँ पर फिर बनता है क्या, अमोनिया। तो कुल मिलाकर के अमीनो एसिड से अमोनिया का निर्माण होता है, और इस अमोनिया के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी को क्या नाम देते हैं, डीएमिनेशन कहते हैं। अब अमोनिया तो बन गया हमारे लीवर सेल में। अब अमोनिया जो है किस में इंटर करेगा, तो लीवर सेल के ऑर्निथीन साइकिल में ही इंटर करेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो अमोनिया होता है उसकी एंट्री कहाँ पर होगी, तो उसकी एंट्री होगी ऑर्निथीन साइकिल में। यहाँ पर हम बात करते हैं ऑर्निथीन साइकिल क्या होता है। ऑर्निथीन साइकिल को हम यूरिया साइकिल या क्रेब्स एंड हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं।
क्रेब्स और हेंसलेट ने इसे डिस्क्राइब किया था। इसके उन्हीं के नाम के आधार पर इसे क्रेब्स एंड हेंसलेट साइकिल भी कहते हैं। ऑर्निथिन साइकिल इज़ द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। आपने देखा कि लीवर में जो अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ था, उस अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ऑर्निथिन साइकिल चलता है। यानी अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करके किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? यूरिया में। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस इन लीवर सेल्स में होता है। अब इस साइकिल को हम समझते हैं। यहाँ पर यूरिया साइकिल है जिसमें यहाँ पर होता है ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और आर्जिनिन, ये 3 अमीनो एसिड होते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं कि जो ऑर्निथिन है, इस ऑर्निथिन से ऐड होता है एक मॉलिक्यूल अमोनिया का, और अमोनिया किससे आया है? अमीनो एसिड से। आपने डीएमिनेशन में पढ़ा, अमीनो एसिड से क्या बना है? अमोनिया। और ये अमोनिया इंटर कर रहा है यहाँ पर ऑर्निथिन साइकिल में। तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया का इंटर किया ऑर्निथिन साइकिल में, और यहाँ पर ब्लड में जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, उस बाइकार्बोनेट आयन से एक मॉलिक्यूल CO2 की भी यहाँ पर एंट्री होती है। तो ऑर्निथिन साइकिल में एक मॉलिक्यूल अमोनिया का और एक मॉलिक्यूल CO2 इंटर किया। इंटर करने के बाद ये क्या बना लेता है? सिट्रुलिन बना लेता है। और सिट्रुलिन जो है वो कन्वर्ट होता है आर्जिनिन में। लेकिन यहाँ पर सिट्रुलिन जब आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया की एंट्री और हो जाती है, और फिर बन जाता है क्या? आर्जिनिन। और आर्जिनिन जो है वो आर्जिनेज एंजाइम की सहायता से जब टूटता है तो क्या बनाता है? यूरिया बनाता है, H2O निकलता है, और फिर से क्या बन जाता है? ऑर्निथिन बन जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। अब आप देखेंगे ऑर्निथिन साइकिल में कितने अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर 3 अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं, एक ऑर्निथिन, एक सिट्रुलिन और एक आर्जिनिन। और आपसे पूछा जाए कि यूरिया साइकिल में यूरिया के फॉर्मेशन के लिए कितनी अमोनिया की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल अमोनिया का यहाँ पर इंटर करता है और एक मॉलिक्यूल अमोनिया का यहाँ पर इंटर करता है। तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का इंटर करेगा और एक CO2 इंटर करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर यूरिया का फॉर्मेशन होगा। और ऐसे जो है यहाँ पर अमोनिया और CO2 की एंट्री साइकिल में होती रहेगी और यहाँ पर यूरिया का प्रोडक्शन होता रहेगा। इसी को यूरिया साइकिल कहते हैं। अब ये जो यूरिया लीवर सेल में बना, अब लीवर सेल से यूरिया जाएगा ब्लड में, और ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होकर पहुँचेगा किडनी के पास, और किडनी के पास जाएगा तो किडनी में उस यूरिया का फिल्ट्रेशन हो जाएगा, जिससे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिकल पार्ट की बात करते हैं। केमिकल पार्ट में डीएमिनेशन और ऑर्निथिन साइकिल हो गया। अब मैकेनिकल पार्ट को पढ़ते हैं। तो मैकेनिकल पार्ट क्या होता है? द मैकेनिकल पार्ट कंप्राइजेज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब देखो क्या बना? अमीनो एसिड से अमोनिया बना, और अमोनिया और CO2 से यूरिया का फॉर्मेशन हुआ यूरिया साइकिल में। अब जो यूरिया होगा वो यूरिया फिल्ट्रेट करके जाएगा किसमें? किडनी के नेफ्रॉन में, और जिससे किसका निर्माण होगा? यूरिन का। यूरिन के निर्माण की प्रक्रिया को जो है हम एक्सक्रीशन का मैकेनिकल पार्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पर है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो यूरिन बनने की जो प्रक्रिया है वो 4 बेसिक प्रोसेस में कंप्लीट होती है। यानी द किडनी कन्वर्ट्स ब्लड प्लाज्मा टू यूरिन बाय 4 बेसिक प्रोसेस। यानी हमारा किडनी जो है वो ब्लड प्लाज्मा को यूरिन में कन्वर्ट करता है 4 बेसिक प्रोसेस के द्वारा, जिसमें पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है, उसके बाद वाटर कंजर्वेशन है। तो यहाँ पर 4 प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हमारा किडनी ब्लड प्लाज्मा को यूरिन में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की।
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन रीनल कार्पसल ऑफ यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? जो रीनल कार्पसल्स होता है किसका? यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स को नेफ्रॉन भी कहते हैं, इसे नेफ्रॉन भी कहा जाता है। तो नेफ्रॉन की किसमें? रीनल कार्पसल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, और वो फिल्ट्रेशन डिफरेंट प्रेशर के कारण होता है। अगर ब्लड का फिल्ट्रेशन होना है तो तमाम प्रेशर वहाँ पर जनरेट होगा, और उस प्रेशर के थ्रू जो ब्लड है वो फिल्ट्रेट होकर बाउमेंस कैप्सूल में जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान जो प्रेशर बनता है, ये प्रेशर यहाँ पर है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसे GHP कहते हैं, जो कितना होता है? 60 mmHg होता है। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP, ये 32 mmHg होता है। उसके बाद कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये 18 mmHg होता है। तो इस तरह से 3 तरह के प्रेशर यहाँ पर लगते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये तीनों तरह के जो प्रेशर हैं, यहाँ देख रहे हैं आप लोग फिगर में देखते हैं कि ये हमारा क्या है? ये ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर आप समझ पाएंगे। और ये हमारा क्या है? बाउमेंस कैप्सूल है। अब यहाँ पर देखो GHP मतलब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना लग रहा है? 60 mmHg। ये प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है, एरो को आप देख रहे हैं, ये प्रेशर इस डायरेक्शन में लगेगा। उसके बाद BCOP, ये जो प्रेशर है ये इधर से लगता है, ये बाउमेंस कैप्सूल से उल्टा इधर की तरफ लगता है। उसके बाद यहाँ पर CHP है, CHP प्रेशर ये भी ऐसे उल्टा लगता है। मान लीजिए कि अगर ब्लड यहाँ पर आता है, तो ब्लड यहाँ पर जब आएगा तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होगा? ब्लड का फिल्ट्रेशन इन सभी प्रेशर के थ्रू होगा। अब आपको समझना है कि इधर का प्रेशर 60 mmHg है, और इधर से 2 तरह का प्रेशर लग रहा है, एक 32 mmHg का और एक 18 mmHg का। तो देखते हैं किधर का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 32 और 18 को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। तो 50 mmHg का प्रेशर इधर से लगता है और 60 mmHg का प्रेशर इधर से लगता है। तो इधर का प्रेशर कितना ज़्यादा हो जाता है? 10 mmHg ज़्यादा हो जाता है। और वही 10 mmHg जो प्रेशर है उसी को नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कहता है। और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर 10 mmHg है तो हमारा ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट होकर किस में आ जाएगा? बाउमेंस कैप्सूल में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना है GHP जो होता है वो किसके कारण होता है? तो यहाँ पर देखेंगे लार्ज अफरेंट आर्टेरियोल, यानी जो अफरेंट आर्टेरियोल है वो लार्ज होता है, जो एफरेंट आर्टेरियोल है वो क्या होता है? वो शॉर्ट होता है। तो इधर जब ये वेसल्स लार्ज होगा तो यहाँ इधर जो है ब्लड आएगा, जबकि ब्लड जाने का जो रास्ता है बहुत नैरो हो जाएगा। उसके कारण जो प्रेशर यहाँ पर लगता है उससे हम कहते हैं GHP, जो कितना होता है? 60 mmHg का। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर BCOP। ये जो प्रेशर है ये किसके कारण होता है? तो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोटीन के कारण होता है। और वो प्रोटीन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, फिब्रिनोजन है। इन सभी प्रोटीन के कारण ब्लड प्लाज्मा में जो प्रेशर जनरेट होता है उसे BCOP कहते हैं। उसके बाद CHP है। ये CHP किसके कारण होता है? फ्लूइड ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग द कैप्सुलर स्पेस एंड रीनल ट्यूब्यूल, यानी इस रीनल ट्यूब्यूल में कुछ फ्लूइड पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लूइड इधर से प्रेशर डालते हैं तो इस प्रेशर को CHP कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इधर से 2 प्रेशर लगेगा, इधर से 1 प्रेशर लगेगा। तो इधर से जो प्रेशर लगता है वो 60 mmHg का है, और इधर से उल्टा जो प्रेशर लगता है वो 32 और 18 है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर यहाँ पर कितना हो जाता है? GHP माइनस BCOP प्लस CHP।
BCOP प्लस CHP कितना 32 प्लस 18, 60 माइनस 32 प्लस 18 बराबर 60 माइनस 50 बराबर 10 mm Hg। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हो जाएगा 10 mm Hg हो जाता है। नेक्स्ट है, हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। द फिल्टर्ड ब्लड इंटरिंग इनटू बाउमैन्स कैप्सूल, जो फिल्टर हुआ ब्लड है वो किस में इंटर करता है बाउमैन्स कैप्सूल में, और जिसे क्या कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या होता है ब्लड होता है, ब्लड में से क्या क्या निकल जाता है क्या क्या नहीं होता है, ब्लड कार्पसल्स और प्लाज्मा प्रोटीन ये दोनों नहीं होता है, बाकी ब्लड के सभी पार्ट होते हैं। यानी ब्लड प्लाज्मा से प्रोटीन को निकाल दिया गया तो यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन गया। अब ये जो फिल्ट्रेट है बाउमैन्स कैप्सूल में कितना बनता है और उस फिल्ट्रेट से कितना यूरिन बनेगा इसको हमें समझना है। तो यहाँ पर देखते हैं अबाउट 125 ml ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म पर मिनट बाई 2 किडनीज कंबाइंड, यानी दोनों किडनी को मिला करके जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है 1 मिनट में लगभग 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता। कहने का मतलब ये है कि हमारी दोनों किडनी 1 मिनट में ब्लड को फिल्ट्रेट करके 125 ml फिल्ट्रेट बना देती हैं 1 मिनट में, और 125 ml फिल्ट्रेट से कितना यूरिन बनता है केवल 1 ml यूरिन बनता है। यानी 125 ml फिल्ट्रेट जो जाएगा उसका केवल 0.8% भाग ही क्या बनेगा यूरिन बनेगा। अब देखते हैं बाकी सब फिल्ट्रेट कहाँ चले जाते हैं, तो बाकी सब फिल्ट्रेट क्या हो जाते हैं रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यानी जितना फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का वो टोटल यूरिन में कन्वर्ट नहीं होता है, उसका अधिकांश पार्ट क्या किया जाएगा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, केवल 0.8% भाग ही उसका क्या बनेगा यूरिन। इन द नॉर्मल एडल्ट मेल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड इन 1 डे इज अबाउट 180 लीटर। यानी एक नॉर्मल एडल्ट मैन में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो एक दिन में लगभग 180 लीटर बनता है, और 180 लीटर फिल्ट्रेट में से केवल 102 लीटर ही यूरिन के रूप में कन्वर्ट होता है। यानी केवल 0.8% पार्ट ही उस फिल्ट्रेट का किसके रूप में कन्वर्ट होगा यूरिन के रूप में कन्वर्ट होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रोसेस है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन का। ट्यूब्यूलर सिक्रेशन क्या होता है, हमने फिल्ट्रेशन में पढ़ा कि जो फिल्ट्रेट हैं वो किस में आ गए थे, यहाँ बाउमैन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट आ गए थे। अब फिल्ट्रेट किस में इंटर करेंगे यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और जब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट आता है तो उस फिल्ट्रेट में प्रेजेंट ग्लूकोज अमीनो एसिड प्रोटीन विटामिन लैक्टेट यूरिया यूरिक एसिड ये सभी आयंस क्या कर लिए जाते हैं फिर से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, यानी इस फिल्ट्रेट से निकाल लिए जाते हैं, यहाँ पर फिल्ट्रेट से निकाल लिए जाते हैं। ऐसे यहाँ पर लूप ऑफ हेनले से क्या निकाल लिया जाता है वाटर निकाल लिया जाता है। यहाँ पर लूप ऑफ हेनले से यहाँ पर सोडियम आयन पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन को निकाल लिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल है उनसे ये सभी आयन को निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से ये जो फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा है इस फिल्ट्रेट से तमाम सब्सटेंस जो है एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, और जिस प्रक्रिया को ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। हमें ये समझना है कि फिल्ट्रेट से कौन कौन से सब्सटेंस एब्जॉर्ब किए जाते हैं और वो एब्जॉर्प्शन इस नेफ्रॉन के किस पार्ट से होता है, इसको हमें समझना है। यहाँ पर देखते हैं जो ऐड होता है, ऐड होने का प्रोसेस ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहलाता है। तो इस फिगर में ट्यूब्यूलर सिक्रेशन भी यहाँ पर दिखाया गया है, तो ट्यूब्यूलर सिक्रेशन को बाद में पढ़ेंगे। यानी इस फिल्ट्रेट में कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं और कुछ चीज़ें ऐड भी होती हैं। तो जो एब्जॉर्ब होंगी उसे ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे, जो ऐड होगा उसे ट्यूब्यूलर सिक्रेशन कहते हैं।
अब हम बात करते हैं ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन की। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सबस्टेट दैट आर सबस्टेंस जो रीअब्जॉर्ब होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है हाई थ्रेशोल्ड सबस्टेंस, और उसके बाद एक क्या है, लो थ्रेशोल्ड सबस्टेंस, और एक है नॉन थ्रेशोल्ड सबस्टेंस। तो 3 तरह के सबस्टेंस होते हैं जो ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हाई थ्रेशोल्ड सबस्टेंस किसे कहते हैं, दीज सबस्टेंस मैक्सिमली रीअब्जॉर्ब, यानी फिल्ट्रेट से ऐसे सबस्टेंस जो बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होते हैं उन्हें हाई थ्रेशोल्ड सबस्टेंस कहता है। जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सब क्या होते हैं, मैक्सिमली रीअब्जॉर्ब होते हैं फिल्ट्रेट से। तो इन सभी सबस्टेंस को हाई थ्रेशोल्ड सबस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर एक और आता है रीनल थ्रेशोल्ड। रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब अपर लिमिट अप टू व्हिच ए सबस्टेंस रीअब्जॉर्ब फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से बहुत अधिक अमाउंट में जो सबस्टेंस रीअब्जॉर्ब होते हैं उसे रीनल थ्रेशोल्ड कहते हैं। जिसका एग्जांपल यहाँ पर ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना रीअब्जॉर्ब होता है, 180 mg/dl के अमाउंट में ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है फिल्ट्रेट से। अब हम बात करते हैं लो थ्रेशोल्ड सबस्टेंस। दीज सबस्टेंस आर पार्शियली रीअब्जॉर्ब, यानी फिल्ट्रेट से ऐसे सबस्टेंस जो आंशिक रूप से रीअब्जॉर्ब होते हैं, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड है। नॉन थ्रेशोल्ड सबस्टेंस में दीज सबस्टेंस आर नॉट रीअब्जॉर्ब, जैसे क्रिएटिन और हिप्यूरिक एसिड है। अगर ये फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है तो इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इस तरह से रीअब्जॉर्ब होने वाले सबस्टेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, हाई थ्रेशोल्ड सबस्टेंस, लो थ्रेशोल्ड सबस्टेंस और नॉन थ्रेशोल्ड सबस्टेंस। अब हम बात करते हैं रीअब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट में जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो यहाँ पर देखते हैं इन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर हम नेफ्रॉन के प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो वहाँ पर लगभग फिल्ट्रेट का 60% भाग जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। यानी सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, यानी फिल्ट्रेट का 60% भाग रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और उस रीअब्जॉर्ब होने वाले सबस्टेंस में क्या क्या होता है, वाटर, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ग्लूकोज, विटामिन सी है, अमीनो एसिड है, पोटेशियम आयन है, लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, यूरिक एसिड इज रीअब्जॉर्ब। तो ये सभी सबस्टेंस प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब बात करते हैं इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनेल्स लूप, यानी नेफ्रॉन के डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनेल्स लूप में किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब ये जो हेनल लिप है ये केवल परमेबल होता है किसके लिए, वाटर के लिए। इसलिए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल लूप में केवल किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का। नेक्स्ट है इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल लूप। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल लूप में क्या रीअब्जॉर्ब होगा, परमेबल टू आयंस ओनली, यानी केवल आयन के लिए परमेबल होता है। तो अगर ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल लूप केवल आयन के लिए परमेबल होगा तो केवल आयन ही रीअब्जॉर्ब होगा। यहाँ पर आयन में क्या होगा, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन। ये सभी आयन रीअब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पर, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल लूप में। इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी DCT में किसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो वाटर का होगा, बाइकार्बोनेट आयन का होगा, क्लोराइड आयन का होगा और सोडियम आयन का होगा। तो यहाँ पर हमारे नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में कौन कौन से सबस्टेंस रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं उसको आप समझ लेंगे। और इन कलेक्टिंग डक्ट में भी किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर और यूरिया को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अब हम बात करते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या होता है कि नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट जाता है उस फिल्ट्रेट में कुछ और सबस्टेंस ऐड होते हैं। तो ऐड होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिक्रीशन। तो यहाँ पर देखेंगे
सर्टेन सब्सटेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज एंड एडेड टू फिल्ट्रेट, यानी तमाम सब्सटेंस जो पेरीट्यूब्यूलर यानी ट्यूब्यूल के किनारे किनारे जो कैपिलरीज होती हैं उस कैपिलरीज में प्रेजेंट ब्लड से तमाम सब्सटेंस आकर के किस में ऐड होते हैं, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में, और जिस प्रक्रिया को ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहते हैं। और ये सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, हाइड्रोजन आयन, NH4+ या सम ड्रग्स, ये सभी जो है ब्लड से किस में ऐड होते हैं, ट्यूब्यूल्स में, जिस प्रक्रिया को ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं यूरिन फार्मेशन का ये जो चारों स्टेप है इसको फिगर में दिखाया गया है, बेसिक स्टेप इन द फार्मेशन ऑफ यूरिन। यहाँ पर देखो ये ब्लड फ्लो होगा तो ब्लड आएगा किस में, यहाँ पर ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस में यहाँ पर प्रेशर के थ्रू यहाँ पर ब्लड क्या हो जाएगा, यहाँ फिल्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले स्टेप में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, और यहाँ पर देखो जब फिल्ट्रेट्स यहाँ पर आ गया तो इस फिल्ट्रेट से तमाम सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, फिर से ब्लड में जा रहे हैं, और ब्लड में जाएंगे तो इसे क्या नाम देंगे, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी जो यूजफुल सब्सटेंस होंगे इसके अंदर वो फिर से ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर ले जाएंगे। उसके बाद तीसरा आता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, यानी यहाँ पर देखेंगे कि इस ब्लड में जो हार्मफुल सब्सटेंस होंगे वो ऐड कर लिए जाएंगे, किसमें ऐड कर लिए जाएंगे, यहाँ पर इस फिल्ट्रेट में, जिसे हम ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहते हैं। और जब हमारी बॉडी में वाटर का अमाउंट कम होगा तो ऐसी कंडीशन में इस फिल्ट्रेट से या इस यूरिन से क्या होगा, इस यूरिन से जो वाटर है इस वाटर को क्या कर लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इससे हमारी बॉडी में वाटर का बैलेंस मेंटेन रहेगा, और जिस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वाटर कंजर्वेशन। आप समझेंगे कि हमारी बॉडी में वाटर का अमाउंट अगर कम है तो कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा, और अगर हमारी बॉडी में वाटर का अमाउंट पर्याप्त है तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा। अब हम वाटर कंजर्वेशन को देखते हैं। किडनी सपोर्ट द बॉडी फ्लूइड बैलेंस, किडनी जो है हमारे बॉडी फ्लूइड के बैलेंस को सपोर्ट करता है, यानी बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करके रखता है। द लूप ऑफ हेनले इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेटिंग यूरिन, आपने देखा हेनल्स का जो लूप है वो केवल वाटर के लिए परमेबल होता है, और कब उसे वाटर को बाहर निकालना है और कब उसे वाटर को नहीं निकलने देना है, ठीक है, इसका रेगुलेशन कौन करता है, हेनल्स लूप करता है, जिससे हमारी बॉडी में वाटर का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। द लूप ऑफ हेनल एंड वैसा रेक्टा फॉर्म काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू हमारी बॉडी में वाटर का कंजर्वेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि जो यूरिन बनता है उसका कंपोजिशन क्या है। अगर कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर वाटर 95% है, साल्ट 2% है, यूरिया 2.6% है, यूरिक एसिड 0.3% होता है यूरिन में। यूरिन का जो कलर होता है यहाँ पर ट्रेसेस ऑफ क्रिएटिनिन और अमोनिया ये सब भी होते हैं, और कलर में यूरिन का कलर हल्का येलो कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, और यूरोक्रोम जो है वो किसका प्रोडक्ट होता है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है। और अगर यूरिन के पीएच की बात करें तो पीएच इसका 4.5 से 8.2 के बीच का होता है। एवरेज पीएच इसका 6.0 होता है, यानी मिल्डी एसिडिक, हल्का जो है एसिडिक होता है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो यूरिन की ग्रेविटी 1.015 से 1.025 तक होता है। अगर इसका ऑर्डर या स्मेल देखें तो ये एरोमेटिक होता है, बट बिकम्स अमोनिया लाइक अपॉन स्टैंडिंग। अगर यूरिन को रख दिया जाए तो ये अमोनिया लाइक स्मेल देता है। अगर इसका वॉल्यूम देखा जाए तो इसका वॉल्यूम क्या है, तो हमारी बॉडी में यहाँ पर आप देखेंगे 1 से 2 लीटर इन पर डे, बट वेरीज टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट, यानी एवरेज में देखा जाए तो 1 से 2 लीटर यूरिन पर डे ह्यूमन किडनी के अंदर बनता है जो एक्सक्रीट होता है।